Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी GK फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। आज कोई स्पेशल डे नहीं है तो हम कोटेशन के साथ शुरुआत करेंगे। द वर्ल्ड इज़ चेंज्ड बाय योर एग्जाम्पल, नॉट बाय योर ओपिनियन। अगर आप वर्ल्ड को चेंज करना चाहते हैं तो अपने आप को एक एग्जाम्पल की तरह सेट कीजिए, क्योंकि वर्ल्ड आपके एग्जाम्पल से सेट चेंज होगा, ना कि आपके ओपिनियन से। तो अपनी पढ़ाई को भी इतना ध्यान से कीजिए कि लोग आपको फॉलो करें और बोले कि मुझे इसके जैसा बनना है। तो चलिए लास्ट डे के क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, ओनम एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, इनमें से कौन से स्टेट का? तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारे ऑप्शंस क्या हैं? कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है डी, केरला। ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार है केरला के अंदर। मलयाली कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, और ये 10 दिन तक चलता है, मतलब काफ़ी लंबा है ये। और जो ये वामन अवतार लिया था लॉर्ड विष्णु ने, भगवान विष्णु ने, उनका है, जिन्होंने 3 पगों में 3 जो पैर रखते हैं हम, जिन्हें लोकली हम डंग बुलाते हैं, वो 3 डंग रखी थी इन्होंने, और इन्होंने सब कुछ नाप लिया था, धरती आसमान पाताल सब कुछ। तो उन्हीं को सेलिब्रेट करने के लिए, और जो घर वापसी हुई थी राजा महाबली की, तो उसी को देखते हुए इन्होंने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। ये आठम नक्षत्र से शुरू होता है और ख़त्म कब होता है? ये थिरुवोणम नक्षत्र पे ये ख़त्म हो जाता है। इस साल इसे सेलिब्रेट किया गया है अगस्त 12 से लेकर अगस्त 23 तक। ये 10 दिन तक चलने वाला फेस्टिवल है, जिसको किसके नाम पे दिया गया है? एक एस्ट्रोलॉजिकल स्टार के नाम पे ये नाम रखा गया है इसका, मलयाली कैलेंडर के हिसाब से। फिर पहला क्वेश्चन है हमारा, साहिली सिंह, ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिली है, ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? हमारे ऑप्शन है हॉकी, बैडमिंटन, लॉन्ग जंप या फिर वेट लिफ्टिंग। लेकिन हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा लॉन्ग जंप। साहिली सिंह ने सिल्वर मेडल जीता है वर्ल्ड एथलेटिक U20 अंडर 20 चैंपियनशिप के अंदर, और इनके द्वारा कितना लंबा जंप लगाया गया है? 6.59 मीटर, जो कि गोल्ड मेडल जीतने वाली हैं स्वीडन की माजा अक्सर, उनसे सिर्फ 1 सेंटीमीटर कम है, क्योंकि साहिली सिंह है वो एक इंडिया की 3rd गोल्ड मेडलिस्ट बन गई हैं इसके अंदर, वर्ल्ड एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप के अंदर। इनसे पहले ब्रॉन्ज मेडल मिला था मिक्स टीम को, 4x400 मीटर रिले रेस हुई थी उसके अंदर, और सिल्वर मेडल मिला था अमित खत्री को। इन्होंने किस में जीता था? 10,000 मीटर जो रेस वॉक होती है उसके अंदर। और हमारे इसके अंदर कितनी रैंक रही है? हमारी रैंक रही है 21st, और अगर हम सिर्फ एक गोल्ड मेडल और मिल जाता तो हम टॉप 15 के अंदर होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, तिवा ट्राइब, ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिली है समटाइम्स, तो बताना है हमें कि कहाँ से बिलोंग करती है? आसाम से, नागालैंड से, मणिपुर से, मेघालय से। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने क्या पूछा है? कहाँ से बिलोंग करती है, लेकिन क्वेश्चन क्या है? कहाँ से बिलोंग नहीं करती है। तो मतलब इनमें से 3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे ये बिलोंग करती है, और एक स्टेट ऐसा है जहाँ पे ये बिलोंग नहीं करती है। तो हमारे ऑप्शन है आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, ये नागालैंड से बिलोंग नहीं करती है। इनलिए आसाम के अंदर और मेघालय के अंदर पाई जाती है, लेकिन कुछ हिस्सों में ये कहाँ पे पाई जाती है? ये मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी पाई जाती है। तिवा ट्राइब में समूह अपना डांस परफॉर्म कर रहे हैं। इनका जो वांचुआ फेस्टिवल है आसाम के अंदर, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, और किसको डिवोटेड है? ये इनके गॉड ऑफ हार्वेस्ट को डिवोटेड है। यहाँ पे ये त्यौहार है, ये किसके साथ में आता है? यहाँ पे सॉन्ग्स एंड डांसेस और बहुत ही सारे रिचुअल्स होते हैं, और साथ ही साथ ये अपना जो ट्रेडिशनल पहनावा है इनका वो पहनते हैं। तिवा है उसको लालूम के नाम से भी जाना जाता है। ये इंडिजिनस कम्युनिटी है जो कि ज़्यादातर पार्ट्स में, मैंने जैसे बताया आपको, आसाम और मेघालय के अंदर रहती है, जबकि कुछ हिस्सों में अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के अंदर ही पाई जाती हैं। इन्हें शेड्यूल ट्राइब माना जाता है आसाम के अंदर, और ये झूम खेती और शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। कंसिडर करना इन सभी स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में? माइक्रोवेव वेपन्स के बारे में बताना है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये वेपन्स हैं, इनकी वजह से क्या होता है? ये कॉज ऑफ कंसर्न क्यों है? बिकॉज ये मशीन के साथ साथ इंसान को भी अफेक्ट करती हैं। ये मशीन है, इनकी वजह से बिना कोई एक सिंगल मार्क हुए हमारी बॉडी के ऊपर, एक खरोच के बिना भी हमारे शरीर के अंदर बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर देती हैं। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है। इसको देख लेते हैं। ये कुछ ऐसा वेपन होता है जिन्हें इसका ये ऐसी एनर्जी के ऊपर फोकस करता है जो कि दिखाई नहीं देती है। ये एक नॉन लीथल मल्टीमीटर वेव है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी छोड़ती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो सामने वाला होता है जिसकी स्किन को ये टच करती है, उसकी 1/64 एक इंच के हिसाब से कॉज करती है, उसको बर्निंग सेंसेशन होती है, जैसे कि आग लग जाती है उस टाइम पे होती है ना। तो ये सिर्फ 2 सेकंड के अंदर क्या करती है, जो इंसान होता है उसकी स्किन को इतना हीट कर देती है कि 130 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, जो कि नॉर्मली क्या पाया जाता है? हमारे बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पाया जाता है। आप समझ सकते हैं कि आग सामने वाले की क्या हालत होगी।
और ये न्यूज़ में क्यों आया है? हवाना सिंड्रोम की वजह से न्यूज़ में आया है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा निकल कर आ रही हैं। 2021 के अंदर यूरोप के अंदर निकल कर आ रही है, उससे पहले एशिया के अंदर निकल कर आई थी 2018 के अंदर, और 2016 के अंदर सबसे पहली बार ये क्यूबा के अंदर निकल कर आई थी। ये कब मिले थे? जब कुछ यूएसए के डिप्लोमेट्स हैं वो क्यूबा के अंदर रहने गए थे कुछ काम के लिए, वहाँ पे इसके बारे में पता चला। उनके बारे में कहा गया कि जो ऑफिशियल्स हैं उनको हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिले, जैसे कुछ लोगों ने तो कहा, कुछ जो साइंटिस्ट हैं, कुछ ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने तो कहा कि ये हेल्थ इंसिडेंट्स हैं, जबकि कुछ ने कहा कि ये अटैक है हमारे ऊपर। इनिशियली ये माना जा रहा है कि ये सिंड्रोम ये रिजल्ट है एक सोनिक और एकॉस्टिक वेपन का, लेकिन बाद में इसके ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस किया गया यूएस की साइंटिफिक पैनल के द्वारा, जिसने बताया कि ये एक्सपोजर हुआ है एक टाइप के डायरेक्ट एनर्जी के साथ में, माइक्रोवेव वेपन या फिर डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स। इनके बारे में देख लेते हैं। ये एक ऐसे टाइप के डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स होते हैं, एम करती हैं हाई फोकस्ड एनर्जी को, किसकी फॉर्म में? सोनिक, लेज़र या फिर माइक्रोवेव टारगेट के ऊपर, जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सेंसेशन पैदा करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से वो हीट कर देती है हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, और उसकी वजह से एक इंसान को क्या होता है? फील होता है डिजीनेस और नोजिया फील होने लगता है उसको, ऐसी प्रॉब्लम्स निकल कर आती हैं। तो आप समझ सकते हैं लोग कैसे कैसे वेपन बना रहे हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल वेपन बताया जा रहा है कोरोना वायरस को चाइना का, वैसे ही ये एनर्जी वेपन है, माइक्रो एनर्जी से बुलाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने कंप्लीट कर लिया है एक 40 किलोमीटर लंबी दीवार बना दी है और उसके ऊपर एक हाईटेक सर्विलेंस सिस्टम लगाया है अपने बॉर्डर के साथ में, जो कि टर्की साथ में जुड़ा हुआ है, ताकि अवॉइड किया जा सके अफगान माइग्रेंट्स को, क्योंकि टेक ओवर कर लिया गया है अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान के द्वारा। हमारे ऑप्शन हैं ग्रीस, जॉर्डन, इजिप्ट, लीबिया। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ग्रीस। ये काम ग्रीस ने किया है। 2015 के अंदर यहाँ पे रिफ्यूजी क्राइसिस हो गया था, उस वजह से इन्होंने ये स्टेप उठाया है कि ताकि दोबारा रिफ्यूजी क्राइसिस ना देखने को मिले। और यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं ये वॉल को, इसको बारे में देख लेते हैं। इनके मन में डर लगा हुआ है कि दोबारा से ये वो रिफ्यूजी क्राइसिस ना देखने को मिले, इस वजह से इन्होंने ये वॉल बनाई है। और यूरोपियन यूनियन है उसने बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लो देखा था माइग्रेंट का, क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर स्पेशली मिडिल ईस्ट से ये निकल कर आए थे। और 2015 के अंदर जब सीरिया में वॉर चल रही थी, 1.3 मिलियन पीपल हैं जो कि यूरोप में आए थे। किस लिए? क्योंकि उन्होंने असाइलम मांगा था यूरोपियन यूनियन से, नॉर्वे से, स्विट्ज़रलैंड से। प्यूर रिसर्च सेंटर है उसने इसके बारे में बताया था। और ज़्यादातर लोग हैं वो कहाँ पे गए थे? ग्रीस के अंदर और इटली के अंदर, और ये UNHCR के द्वारा बताया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इस स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में? ई श्रम पोर्टल के बारे में बताना है। श्रम मतलब मजदूरी हो रही है, दूसरी शर्म हया वाली नहीं है। ओके, इसकी स्टेटमेंट क्या है? पहली स्टेटमेंट दी गई है, ये लॉन्च किया गया है लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा, और ये पोर्टल है मिलियंस ऑफ वर्कर्स को जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करते हैं इंडिया के अंदर, उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएगा। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों है, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इसको देख लेते हैं। लेबर मिनिस्ट्री ने इसको कहा है कि ये अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के बारे में इस पोर्टल को आज लॉन्च किया जाएगा 26 अगस्त 2021 को। टोटल हमारी वर्कफोर्स है वो 500 मिलियन है, उसका 92% जो वर्कफोर्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करती है, जो कि काफ़ी बार क्या होती है, मिनिमम वेजेस से और जो अदर सोशल जो सिक्योरिटी नॉर्म्स होते हैं उनसे भी दूर रह जाती हैं। ई श्रम पोर्टल है वो एक सिंगल पॉइंट प्रोवाइड करवाएगा इनको, ताकि अथॉरिटीज़ हैं वो इनको आसानी से ढूंढ पाएँ, ट्रैक कर पाएँ, और जो वर्कर्स हैं उनको इनफॉर्मल सेक्टर में उनको वेलफेयर जो स्कीम्स हैं उनका भी ऑफर कर पाएँ क्राइसिस के टाइम पे। NDUM ने कंप्राइज किया है माइग्रेंट वर्कर्स को, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, गिग को, प्लेटफॉर्म वर्कर्स को, साथ ही साथ डोमेस्टिक वर्कर्स को, स्ट्रीट वेंडर्स को, एग्रीकल्चर वर्कर्स को, माइग्रेंट वर्कर्स को, और भी इसके साथ में अलग जो सब ग्रुप्स हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, तो उन सभी वर्कर्स को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। इसके अंदर क्या होगा, जो ये पोर्टल है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनको जल्दी से जल्दी ट्रैक करेगा, जो कि वापस चले गए थे अपने 2020 के अंदर, जो अप्रैल मई के अंदर लॉकडाउन हुआ था कोविड-19 की वजह से, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी जो जॉब्स हैं वो खो दी थी और लाइवलीहुड भी चला गया था उनका, इस वजह से इसे लॉन्च किया गया है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS के द्वारा बताया गया है कि 90% जो हमारी वर्क फोर्स हैं, हमारे वर्कर्स हैं, वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर काम करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इस स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में? हमें बताना है की इंडिकेटर्स फॉर एशिया एंड द पैसिफिक 2021 रिपोर्ट। आज ज़्यादातर क्वेश्चन रिपोर्ट्स के ऊपर और जो इंडेक्सेस हैं उसके ऊपर आए हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ज़्यादातर इन क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। ये स्टेटमेंट पहले दी गई है,
इस रिपोर्ट के रिलीज़ किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो पैंडमिक है उसने इंक्रीज़ कर दिया है इनइक्वालिटी और एक्सट्रीम पॉवर्टी बढ़ा दी है बहुत ही ज़्यादा। और कोविड-19 पैंडमिक ने 75 मिलियन से लेकर 80 मिलियन लोगों को धकेल दिया है एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर। और ये कहाँ से है? एशियन जो डेवलपिंग एशिया है वहाँ से। अगर इसे कंपेयर करते हैं, अगर कोविड-19 नहीं आता तो ये ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट होती। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, या फिर ये सभी की सभी? तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज सभी की सभी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इसको देखते हैं। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कोविड-19 पैंडमिक है उसने हमारी जो एशिया की प्रोग्रेस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर उसको थ्रेटन कर दिया है, बहुत ही ख़राब कर दिया है उसको। एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको कैसे डिफाइन करते हैं हम? ये वर्ल्ड लेवल पे बताया जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा एक दिन के अंदर $1.90 भी कमाए नहीं जा रहे हैं तो वो एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारी जो प्रोग्रेस है वो ख़राब हो गई है हंगर, हेल्थ और एजुकेशन की सेक्टर के अंदर। अगर 2017 की बात करते हैं हम इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो 203 मिलियन पीपल हैं, मतलब कि 5.2% डेवलपिंग एशिया की पॉपुलेशन के वो एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर रहते थे। इस रिपोर्ट ने ये भी हाईलाइट कर दिया कि अगर कोविड-19 नहीं आता तो ये 2.6% गिरावट देखने को मिलती है इसके अंदर 2020 तक। इसके अंदर इस रीज़न के अंदर बताया गया है कि 8% जो वर्क आवर्स हैं उनका लॉस हो गया है मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, जिसकी वजह से जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं और जो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर काम करने वाले व्यक्ति हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन देवी शक्ति, ये कौन से स्टेट के साथ में? फिर अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन शक्ति। फिर अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन देवी शक्ति, ये कौन सी कंट्री के साथ में एसोसिएटेड है? हमारे ऑप्शन है पैलेस्तीन, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी। आई होप ये सबको पता होगा। इसके अंदर हमारा रेस्क्यू मिशन चल रहा है। अफगानिस्तान के अंदर जो वॉर कर रही है उसके अंदर से हमारे जो देश के लोगों को, काफ़ी ज़्यादा सिटीजन्स हैं, उनको वहाँ से निकालने के लिए हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उसने एक ऑपरेशन चलाया है और उस ऑपरेशन का नाम दिया गया है ऑपरेशन देवी शक्ति। और ये बताया गया है मिनिस्टर एस जयशंकर के द्वारा एक ट्वीट के अंदर। 78 लोगों को और भी निकाला जा चुका है। इंडिया ने इसे शुरू किया था जब 40 इंडियंस को काबुल से दिल्ली लाया गया था अगस्त 16 को। उसके एक ही दिन के बाद में तालिबान ने सीज़ कर लिया अफगान कैपिटल के ऊपर, अफगान की जो कैपिटल सिटी है उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया और इंडिया के द्वारा 800 पीपल्स को वहाँ से निकाला जा चुका है। काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं वो संघर्ष कर रही हैं इसको, इस रेस्क्यू मिशन को चलाने के लिए। इसके साथ साथ हमने 3 कॉपीज़ जो स्वरूप हैं उसकी भी निकाली हैं गुरु ग्रंथ साहिब की। फिर अगला क्वेश्चन है कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में? सेफ सिटी इंडेक्स 2021। हमारी पहली स्टेटमेंट है ये रिलीज़ की गई है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। इस रिपोर्ट के अंदर सबसे कम सेफ सिटी है वो कौन सी है? वो है यागोन और इसका स्कोर रहा है 39.5। न्यू दिल्ली अकेली ऐसी सिटी है जो इंडिया के अंदर सिलेक्ट की गई है जिसने इस इंडेक्स के अंदर स्थान पाया है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, या फिर ये सभी की सभी? तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, बिकॉज फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट वो बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि न्यू दिल्ली के साथ में मुंबई भी शामिल है इसके अंदर। टॉप में रहने वाली सिटी कौन सी है? ये कोपेनहेगन है जो कि डेनमार्क की कैपिटल है, जो कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा सेफेस्ट सिटी मानी गई है। जो टोटल 60 सिटीज़ हैं जिनको ग्लोबली लिया गया था इस इंडिकेटर के अंदर सेफ सिटीज़ इंडेक्स 2021 के लिए, कोपेनहेगन का स्कोर है वो 82.4 पॉइंट्स है। वैसे इसमें पॉइंट्स वगैरह कोई पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा, एक बार देख लेंगे तो कुछ ज़्यादा नहीं है हमारा। ये इस इंडेक्स का 4th एडिशन है जो कि मेजर करता है कि अर्बन सेफ्टी कैसी है सिटीज़ के अंदर। और जो न्यू दिल्ली है और मुंबई है इन दोनों ने इस इंडेक्स के अंदर स्थान पाया है। दिल्ली का प्लेस है वो कितना रहा है? 48 पोजीशन पे है दिल्ली, और स्कोर कितना है? 56.1। जबकि मुंबई का जो प्लेस है वो है 50, जो कि 54.4 जो हमारे स्कोर रहे हैं मुंबई के। वर्ल्ड की जो टॉप 10 सेफेस्ट सिटीज़ हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ये सीरियल वाइज है 1 2 3 करके। सबसे पहली है कोपेनहेगन है, फिर टोरंटो है, फिर सिंगापुर है, सिडनी, टोक्यो, एम्स्टर्डम, वेलिंगटन, हांगकांग, मेलबर्न और स्टॉकहोम है। अब सेफ सिटीज़ इंडेक्स 2021 के बारे में कुछ और देख लेते हैं। EIU के द्वारा जो सेफ इंडेक्स है वो ग्लोबली निकाला जाता है। ये एक पॉलिसी बेंचमार्किंग टूल है जो कि मेजर करता है कि कितनी डेवलपमेंट हुई है अर्बन सेफ्टी के अंदर। और ये इंडेक्स सबसे पहले 2015 के अंदर निकाला गया था। इन 2021 के अंदर सिटीज़ हैं उनको 76 इंडिकेटर्स हैं सिक्योरिटी के, उनके ऊपर निकाला गया है, जबकि इसके 5 पिलर हैं वो कौन कौन से हैं?
डिजिटल सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल सिक्योरिटी। इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी को इसी साल ऐड किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन, कंसिडर करना है स्पीच स्टेटमेंट को इसके रिगार्डिंग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन NER डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड 2021 to 2022। ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है नीति आयोग का और मिनिस्ट्री ऑफ डोनर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, और इसके अंदर टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इसका फर्स्ट एडिशन है जो कि रिलीज़ किया गया है। इसके अंदर परफॉर्मेंस चेक की जा रही है डिस्ट्रिक्ट की, जो कि 7th जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स की, कि उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर कितनी प्रोग्रेस की है। हमारे इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा अगेन ये होगा, क्योंकि 20 स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे 7 स्टेट्स नहीं बल्कि 8 स्टेट्स आएंगे। चलिए इसको देख लेते हैं। नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ डोनर बुलाते हैं, इसने इसे लॉन्च किया है। फर्स्ट एडिशन है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड 2021 to 2022, ये आज ही के दिन रिपोर्ट को रिलीज़ किया जा रहा है। और इस रिपोर्ट की बेस लाइन रखी गई है 2021 to 2022। इसके अंदर नीति आयोग है वो नोडल एजेंसी है SDGs के लिए, और 84 इंडिकेटर्स रखे गए हैं, और 15 ग्लोबल गोल्स रखे गए हैं, जबकि 50 टारगेट्स रखे गए हैं। इसके अंदर मेजर किया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट की जो परफॉर्मेंस कैसी रही है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में, और हर डिस्ट्रिक्ट को रैंक दी गई है इसी पैरामीटर के ऊपर। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके साथ में हमने साइन किया डील कि हम प्रोक्योर करेंगे 70,000 AK-203 असोल्ट राइफल्स को? हमारे ऑप्शन थे USA, फ्रांस, रशिया, इजराइल। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा C, ये रशिया है जैसे हम प्रोक्योर करने वाले हैं। इंडिया ने फाइनली साइन कर लिया रशिया के साथ में डील की वो 70,000 AK-203 असोल्ट राइफल्स को खरीदेंगे इनसे। और AK-200 असोल्ट राइफल्स है वो उनको कंसिडर किया जा रहा है कि वो लेटेस्ट और मोस्ट एडवांस वर्जन है AK-47 राइफल्स का। इनकी अगर वेरिएंट की बात करें तो ये 7.62 × 339 mm वेरिएंट है AK-100 राइफल्स का। और ये किसको रिप्लेस करने वाले हैं? इंसास, जो कि इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम 5.56 × 45 mm असोल्ट राइफल है, जो कि प्रेजेंटली यूज़ की जा रही है हमारी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ साथ बाकी सारी सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। और ये वेरिएंट्स हैं वो एडवांस वर्जन है AK-47 का, और इसके अंदर मैगजीन है वो 30 बुलेट्स को एक टाइम पे होल्ड कर सकती है। इंसास राइफल की तरह ये जैम नहीं होती है, ये इसकी सबसे बड़ी बात है। राइफल है टाइप है क्लिंस्कोव राइफल का। क्लिंस्कोव के नाम पे मैंने एक मूवी भी देखी है जो रशियन मूवी है। इंडिया का पूरा एक्सपीरियंस दिखाया गया है कि कैसे इसे बनाया गया है, एक व्यक्ति के द्वारा कैसे अपने जुनून को साबित किया गया। तो जैसे मैंने कहा आपको कि आपको अगर दुनिया के अंदर कुछ चेंज लाना है तो उसके लिए आपको एग्जाम्पल लेकर आना होगा, उसके बिना आपसे कुछ चेंज नहीं होने वाला है। जो कि एक एक्सट्रीम, जो कि इतनी फ़ायदेमंद है कि एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर, क्लाइमेट कंडीशंस के अंदर काम कर सकती है, और इवन सैंड, सॉइल और वाटर से भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। फिर ये क्वेश्चन इसका आंसर आपको देना है। जर एल बहर, ये जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है जो कि कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में हुई है? तो इंडिया हमारे पास एक है, दूसरी कंट्री का नाम बताना है। ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा। सो दिस इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो प्रोड्यूस सेशंस टू इम्प्रूव। जय हिंद, जय भारत।